हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी जीएस की क्लास है। और इसमें मैंने बताया था आपको कल की क्लास में कि आज हम सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से करना है। और इसमें जो है हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही करेंगे, जो भी आर्टिकल्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उन्हीं आर्टिकल्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ना पहले आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि आप किस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको याद करेंगे और किस तरह से जो है आपको चीजें याद रखनी है। तो मैंने एक शॉर्ट सी ट्रिक बताई थी। सबसे पहले तो इसमें हेडिंग डालनी है आपने, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, और इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट पर ये है, कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है, तो उसको हमें जानना जरूरी है। तो इसमें हमने लिखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये है अनुच्छेद, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 124 से 147 तक दिए हुए हैं। 147 तक दिए हुए हैं, 124 से 147 तक दिए हुए हैं और इसके प्रोविजन। और ये भी पार्ट फिफ्थ में ही है। पार्ट फिफ्थ में ये यूनियन जुडिशरी के नाम से है, यूनियन जुडिशरी। तो ये पार्ट फिफ्थ में है और यूनियन जुडिशरी के नाम से ये वहां पर मेंशन है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो है हिस्ट्री है ये काफी पुरानी है, लेकिन इसको आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं आता है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि एक एक्ट आया था, वो एक्ट था 1773 में। तो 1773 में जो एक्ट आया था जिसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। और आपको तो पता ही है कि 1771 में हमारे यहाँ पर कौन था, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लेकर आए थे। और रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने लिखा था कि कैलकटा में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाए। तो पहला जो कोर्ट था, वो सबसे पहला जो कोर्ट था वो कैलकाटा में एस्टैब्लिश हुआ था, यानी कि प्रेजेंट डे कोलकाता में ये एस्टैब्लिश हुआ था पहली बार। 1773 में इसके प्रोविजन दिए गए थे और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1774 में हो गया था। 1774 में जो है इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है हमारे अराउंड 1935, तो 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इसमें भी प्रोविजन दिए थे कि देयर शैल बी अ फेडरल कोर्ट, एक फेडरल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, एक फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा फॉर द कंट्री। तो यही जो फेडरल कोर्ट है यही बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट बना। और ये किसे रिप्लेस करेगा, ये रिप्लेस करेगा हायर कोर्ट ऑफ, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल, ब्रिटिश
प्राइवी काउंसिल। तो ये जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को क्या करेगा, ये ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को रिप्लेस करेगा। तो इसका जो डेवलपमेंट है, ब्रिटिशर्स से पहले जो हमारे यहाँ पर अदालतें होती थी या कोर्ट्स होते थे, तो जैसे कि आपको नाम भी पता होंगे कि हमारे यहाँ पर फौजदारी कोर्ट होते थे, दीवानी कोर्ट होते थे, यानी कि रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर है तो वो दीवानी कोर्ट में डिस्कस होते थे, और जो भी क्रिमिनल मैटर्स है वो फौजदारी कोर्ट में होते थे। तो इन मुगल्स टाइम और उससे भी पहले जो हमारे यहाँ पे कोर्ट का सिस्टम था, वो जो दंड न्याय होता था वो अलग कोई नहीं होता था, वो किंग के हाथ में ही होता था। बट एज मुगल्स केम, तो मुगल्स के यहाँ पर एक होते थे जिनको जजेस को काजी कहा जाता था, और वो जो है जज होते थे जो कि अलग अलग लॉज के हिसाब से दंड देते थे। बट उसमें एक यूनिवर्सल ऐसा नहीं था कि जैसे प्रेजेंट में आईपीसी है, सीआरपीसी है जो सभी को देख रही है, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था। उसमें क्या था कि जो भी इस्लामिक पर्सन है, दोज हु आर फॉलोअर ऑफ इस्लाम, यानी कि इन मुगल टाइम्स उनको ही इस्लामिक लॉ के हिसाब से दंड दिया जाता था, बाकी लोगों को उनके लॉ के हिसाब से दिया जाता था। तो कुछ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी उस समय, सबका अपना अलग अलग था। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश के, अब जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने अपना ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए कि एक कोर्ट होगा, और फिर धीरे धीरे जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। अब 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो इन्होंने एक फेडरल कोर्ट स्थापित करने की बात कही, और ये फेडरल कोर्ट क्या होगा, ये एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगा, एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगा। तो इसमें आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का मतलब क्या है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का मतलब है कि अब इसके आगे अपील नहीं जा सकती, मतलब यही अल्टीमेट है जो कि डिसाइड करेगा कोई भी मैटर, तो इसके आगे अपील नहीं जा सकती। जैसे कि अब हमारे यहाँ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन है, सुप्रीम कोर्ट अब हमारे यहाँ पर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, कि अब उनके आगे जो है अपील नहीं जा सकती है। तो ये एक तरह का सिस्टम बनाया है, तो इसको हम और डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको पता ही है कि जब हम आजाद हो गए तो 26 जनवरी 1950 को ही, 26 जनवरी 1950 को ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और इसने जो ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल है यानी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसको रिप्लेस कर लिया था, तो तब इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो है इसमें काफी नॉर्मल जो चीजें आपको याद रखना है कि पूछ लिया जाता है कि पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश करने की बात कही, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कौन सा कोर्ट, या कब फेडरल कोर्ट की बात हुई, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा था ब्रिटिश टाइम में, तो ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल था। और उसके बाद जो है इन्होंने हमारे इंडिया जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो अब हमको ये जो टॉपिक है हमें काफी हेड्स में पढ़ना है। अब कौन से हेड्स में हमें पढ़ना है, हम एससी अगर डालें सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को हमें 3 हेड में पढ़ना है। सबसे पहला है ए, फिर है एफ, फिर है डी, फिर है ए एफ डी आर, ए एफ डी आर। तो हम ए एफ डी आर के हिसाब से ही इसको देखेंगे, और उसके हिसाब से फिर आर्टिकल वाइज भी हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो ए एफ डी आर जो है, अगर आप इस हिसाब से कुछ भी पढ़ते हैं कोई भी ऑफिस, तो आपको याद हो जाता है। ए का मतलब है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट। एफ का मतलब है फंक्शंस, और डी का मतलब है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड तक वो रहेगा। और आर का मतलब है रिमूवल, रिमूवल मतलब उसको हटाया कैसे जा सकता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट, तो आपको अब हम इसमें जाएंगे आर्टिकल वाइज। तो इसमें आर्टिकल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक तरफ लिखेंगे अनुच्छेद और एक तरफ लिखेंगे प्रावधान, अनुच्छेद व प्रावधान। तो
अनुच्छेद जो है इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 124 के हिसाब से। आर्टिकल 124, तो आर्टिकल 124 कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की बात करता है कि यूनियन लेवल पर एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो यूनियन लेवल पर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये उसके बारे में बात करता है। और वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि 124 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, और इसमें आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी लिखा होगा। कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसको लिख सकते हैं, कंपोजिशन कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन क्या है और इसका गठन कैसे होगा। तो अगर हम कंपोजिशन की या कॉन्स्टिट्यूशन की इसकी बात करें, तो कंपोजिशन में इसमें लिखा हुआ है पहले कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस होंगे और 1 चीफ जस्टिस होगा, यानी कि सीजेआई होंगे। 8 जजेस होंगे और 1 चीफ जस्टिस होंगे। तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें 8 जजेस और 1 चीफ जस्टिस की बात हुई थी, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट में एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में 33 जो है वो जजेस हैं, यानी कि चीफ जस्टिसेस है, और 1 यानी कि 1 सीजेआई है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और आपको इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम भी याद रखना है। अब प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, तो प्रेजेंट में जो है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि ही इज लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई। लॉन्गेस्ट सर्विंग मतलब उनका जो टेन्योर है वो 2 साल का है, और ये सबसे ज्यादा जो है लंबा टेन्योर है किसी भी सीजेआई का। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई, और 2 इयर्स का इनका टेन्योर है, 2 इयर्स का टेन्योर है। तो इसमें जो है आपको कंपोजिशन याद रखना है कि पहले जो होता था 8 जजेस और 1 चीफ जस्टिस होता था, और बाद में जो है इसकी संख्या बढ़ा दी गई थी। अराउंड ये 2008 में भी काफी चेंजेस हुए हैं, और उन्होंने 2008 में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है वो बढ़ाई है। तो बढ़ाने का मतलब इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पर कार्यभार बहुत ज्यादा रहता है, और उस कार्यभार को कम करने के लिए, क्योंकि पेंडिंग केसेस पर जजेस बहुत ज्यादा हो गए थे, तो इस वजह से जो है उन्होंने जजेस की जो है बढ़ाई है संख्या। और एट प्रेजेंट 34 टोटल आप कह सकते हो, 34 जजेस हैं। और अभी भी पार्लियामेंट में प्रपोजल है इसको लेकर कि फर्दर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई जाए, सो दैट की जो मामले हैं वो देखे जा सके। तो इसमें कंपोजिशन में इतना ही है। बाकी इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, अपॉइंटमेंट से लेकर कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है या नियुक्ति कैसे होती है, वो भी हम इसी में करेंगे। अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो नियुक्ति जो है यानी कि जितने भी जजेस हैं, जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जजेस ऑफ एससी जो है विल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, appointed by president after consulting CJI। CJI से कंसल्ट करने के बाद जो है ये जजेस को अपॉइंट करेंगे, जजेस ऑफ एससी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनको प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं, और उसके साथ साथ जो सीजेआई है वो सीजेआई की रिकमेंडेशन पर ही इनको नियुक्त करेंगे। तो इसमें जो है काफी विवाद हुआ था बीच में, और इसमें बहुत सारे केसेस आए हैं
जिसे हम फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें अल्टीमेटली जो है एक सिस्टम निकल के सामने आया जिसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। एक सिस्टम निकल के इसमें स्थापित हुआ जिसे हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है ये काफी विवादों में रहा था। कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट में 4 अन्य जज और एक 1 सीजेआई, 1 सीजेआई। तो 4 जज होंगे और एक सीजेआई जो होंगे, यानी कि 5 जजेस की जो है एक कॉलेजियम होगी, 5 जजेस की एक कॉलेजियम होगी। और ये कॉलेजियम जो है ये रेकमेंड करेगी नाम, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के नाम जो है वो यही कॉलेजियम रेकमेंड करेगी। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा विवाद हो गया था, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये अपना एक तरह से क्या कर रहे हैं कि जजेस ही जजेस को रेकमेंड कर रहे हैं और इसमें बाहर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता। तो इसको लेकर काफी विवाद रहा और गवर्नमेंट जो है ये इसी कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित 2014 में एक एक्ट लेकर आई, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अपॉइंटमेंट कमीशन। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे शॉर्ट में NJAC के नाम से भी जाना जाता है, ये आया 2014 में, गवर्नमेंट इसको लेकर आई। लेकिन ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बाय एससी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है उसका मैं रीजन आपको बता देती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कि जुडिशियरी है, तो जुडिशियरी जो है आर्टिकल 50 आप पढ़िए, आर्टिकल 50 जो नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो इसके तहत जो है जो जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की पावर्स जो है वो सेपरेट है। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग है। कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग है। तो कार्यपालिका व न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं वो क्या है, अलग है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो जुडिशरी है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है। और चूंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो उसमें कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं हो सकता। और इन्होंने इस एक्ट को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है उसको खतरा है और उस वजह से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक एक फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसको ये क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक तरह से क्या है, खतरे में है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर ये NAJAC जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अगर इसके थ्रू जजेस जो है उनको नियुक्त किया जाता है तो उसकी वजह से एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस रहेगा जुडिशियरी में। तो दैट्स व्हाई ये जो 2014 का जो एक्ट बनाया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें कि इन्होंने एक नया आर्टिकल जोड़ा था, आर्टिकल 124A। तो इस 124A और इसके जितने भी प्रोविजन है सबको खत्म कर दिया गया था, यानी कि नल एंड वॉइड कर दिया गया था। तो अब प्रेजेंट में जो है कॉलेजियम सिस्टम ही वर्क कर रहा है आफ्टर 2015 भी, और कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही जो रिकमेंडेशन है वो दी जाती है जजेस को नियुक्ति को लेकर, और राष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट CJI से कंसल्ट करने के बाद ही
आगे फर्दर जो वो है देखते हैं आर्टिकल्स, और इन आर्टिकल्स को आपको बाय हार्ट करना है। तो नेक्स्ट आर्टिकल, तो जिस जो भी आर्टिकल इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं पर फोकस रखेंगे, और चूंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो है वो हमारे आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं आर्टिकल्स को हम देखेंगे। तो इसमें आर्टिकल 125 है। 125 ज्यादा खास नहीं है, इसमें लिखा हुआ है अबाउट द सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ जजेस, सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ जजेस। तो सैलरीज और अलाउंसेस में आपको इसमें बस एक ही बात याद रखनी है कि जो सैलरीज दी जाती हैं वो दे आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर वो जो सैलरीज है चार्ज होती हैं, एंड नोट वॉटेड। नोट वॉटेड का मतलब है कि सैलरीज और अलाउंसेस जो होती हैं जजेस की, उनके लिए जब पार्लियामेंट में अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो लाया जाता है, तो उसमें वोटिंग नहीं होती, उसको पास ही कराना होता है। और ये जो फीचर बनाया गया है कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से सैलरीज दी जाएंगी जजेस की, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और इसकी जो पूरी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पार्लियामेंट की होती है, लेकिन इसमें नोट वोटेड का प्रोविजन इसलिए डाला गया है सो दैट कि किसी भी तरह से जो जजेस हैं वो इन्फ्लुएंस ना हो, और जुडिशरी जो है वो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए इनकी जो सैलरीज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। तो सैलरीज में आपको इतना ही याद रखना है, बाकी आप याद रखेंगे आर्टिकल 126। तो आर्टिकल 126 बात करता है आपके जो एडिशनल जजेस हैं उनके उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए, और आपको इसमें लिखना है व्हाट, एक्टिव नॉट एडिशनल, एक्टिंग सीजेआई, एक्टिंग चीफ जस्टिस या सीजे। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या है या सीजेआई का मतलब क्या है? जैसे फॉर इंस्टेंस किसी तरह की लीव हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में के सीजेआई जो है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि हम बाकी ऑफिसर्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि उनको रिमूव कर दिया गया है बाय वे ऑफ, या ही हैज रिजाइन, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, या फिर उन बाय डेथ अनफॉर्चुनेटली उनका पद जो है खाली हो गया कुछ समय के लिए, या फिर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ गए हैं, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का इम्पोर्टेंट सर्कमस्टांसेस आ गया है, तो उस स्थिति में जो है एक एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकते हैं जो भी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में है उनमें से। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ये है एडिशनल 127। आर्टिकल 127 बात करता है एड हॉक, एड हॉक जजेस। तो एड हॉक जजेस जो है ये बेसिकली सहायक जजेस होते हैं, यानी कि सहायक न्यायाधीश। तो सहायक न्यायाधीश जो है ये नियुक्त करने की भी जो पावर है वो प्रेसिडेंट को होती है। और अगर देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह का जो कार्य है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार जो है वो बढ़ गया है और जजेस की जो है वो किसी भी तरह की कमी पड़ रही है, तो उस कमी को पूरी करने के लिए सहायक जजेस जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको आपको याद रखना है, आर्टिकल 129 के सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि ये अपनी जो भी प्रोसीडिंग्स है उनको जो है संभाल कर रखेगा, रिकॉर्ड करने का पूरा अधिकार है, जितनी भी जो भी प्रोसीडिंग होंगी, कार्यवाही होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी, सारी चीजें होंगी। बट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, कोर्ट ऑफ
की पावर है। और इसको आपको इस तरह से भी याद रखना है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अगर किसी भी कोर्ट के पास है, इट मीन्स कि अगर उनके ऑर्डर्स को किसी ने नहीं माना तो वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश भी कर सकते हैं। तो इसमें याद रखना है कि एससी कैन पनिश anyone for its contempt, for its contempt। कंटेम्प्ट का मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की डिक्री पास कर दी है, कोई भी जजमेंट पास कर दिया, यानी कि वर्डिक्ट दे दिया है, और उस वर्डिक्ट को किसी भी पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया, या एडवोकेट ने मानने से इनकार कर दिया, या फिर गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, या किसी दूसरी पर्टिकुलर जो भी एजेंसी है, जो अथॉरिटी है जिसके अगेंस्ट में केस था या जिसके फेवर में केस था, उन्होंने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जो भी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस वो है कर सकती है। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है एक्ट जो 1971 के तहत जो है किया जा सकता है। इसमें दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है और एक सिविल कंटेम्प्ट होता है। तो आर्टिकल 129 आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब ये अपने कंटेम्प्ट को के लिए किसी को पनिश भी कर सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें आपको याद रखना आर्टिकल 130 अगेन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ सीट ऑफ पावर ऑफ एससी, सीट ऑफ पावर ऑफ एससी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की सीट ऑफ पावर होगी, कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्यालय होगा, उसके बारे में ये बात करता है। तो सीट ऑफ पावर के बारे में तो इन्होंने दिल्ली ही बात किया है कि दिल्ली विल बी द सीट ऑफ पावर ऑफ एससी, लेकिन पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ के सीट ऑफ पावर जो है सुप्रीम कोर्ट की वो दिल्ली से कहीं भी जो है बनाई जा सकती है। और अभी बातें चल रही हैं कि तमिलनाडु में साउथ इंडियन स्टेट में सीट ऑफ पावर जो है सुप्रीम कोर्ट की बनाई जाएगी, सो दैट के दिल्ली आने तक जो लोगों का दूरी डिस्टेंस की वजह से जो टाइम लगता है और जो बाकी चीजें जो बाकी कंसर्न रहते हैं वो फुलफिल हो सके और वो साउथ इंडियन स्टेट का जो मैटर्स है वो साउथ इंडिया में देखा जाए। लेकिन अभी ये सिर्फ प्रपोजल है, अभी इस पर कोई जो है मान्यता नहीं मिली है इसे, और अभी ये सिर्फ एक प्रपोजल के तौर पर, प्रस्ताव के तौर पर रखा गया है कि इसको बनाया जाए। तो सीट ऑफ पावर अभी तक तो दिल्ली ही है, और इसमें आर्टिकल 130 में इटसेल्फ लिखा हुआ है कि दिल्ली विल बी द सीट ऑफ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ तक जो हमने देखा ये अपॉइंटमेंट के बारे में देखा, ये सैलरीज कहाँ से जाएगी, या फिर एक्टिंग सीजेआई कौन होंगे, या एड हॉक जजेस कौन होंगे। अब इसके बाद जो है हम जाते हैं जो भी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की उनके बारे में। तो यहाँ तक आई होप आपका क्लियर होगा कि आर्टिकल 124 कहता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 कहता है कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर इसमें 8 जजेस हुआ करते थे पहले, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था तब इसमें 8 जजेस थे, और उसके बाद जो है अब प्रेजेंट में 33 जज हैं, और 1 जो जज है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि 34 टोटल है। और प्रेजेंट में कौन जज है इनका नाम आप याद रखेंगे, ये बहुत न्यूज में भी रहते हैं, अपने वर्डिक्ट की वजह से, अपने जजमेंट्स की वजह से ये बहुत न्यूज में रहते हैं। इनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। और उसके साथ साथ इसमें ये भी याद रखना है कि ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI, यानी कि 2 साल का इनका कार्यकाल है, और अभी तक किसी भी जज का जो कार्यकाल है वो 2 साल तक का नहीं है, क्योंकि सीनियोरिटी के हिसाब से जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाए जाते हैं टिल द एज ऑफ 65, यानी कि अगर उनकी एज 65 हो गई है तो तब वो CJI नहीं बनेंगे, यानी कि उसके बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो इसमें याद रखना इसमें। और अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, जजेस जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में पावर नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम इसमें आया। कॉलेजियम सिस्टम में 4 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस होता है, 5 जजेस की एक पूरी कॉलेजियम होती है जो कि डिसाइड करती है कि कौन सा जज जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जाना चाहिए। उसके बाद इसमें इन्होंने गवर्नमेंट ने 2014 में मैंने आपको बताया ही है कि NJAC बनाया,
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के तहत इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे वो ये कमीशन नियुक्त करेगी, जिसमें कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एक अपोजिशन लीडर होगा, प्रधानमंत्री उसमें होंगे और जज होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो है एक तरह से खतरा है और इसी वजह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंट को किसी भी तरह का जो है संकट ना हो, इसलिए इसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। नेक्स्ट में हमने देखा कि 125 आर्टिकल सैलरीज अलाउंसेस की बात करता है और सैलरीज जो है वो सीएफआई से दी जाएंगी, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सो दैट के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनी रहे। और ये जो सैलरी अलाउंसेस है ये वोटेड नहीं होंगी, वोटेड मतलब इनका प्रस्ताव अगर रखा जाएगा तो उस पर कोई वोटिंग नहीं होगी और ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है एक्टिंग चीफ जस्टिस 126 में अगर किसी भी तरह से सीजेआई नहीं उपलब्ध है तो रिमूवल हो जाता है, रिजाइन हो जाता है, डेथ हो जाती है, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, एक एक्टिंग सीजेआई जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। 127 में एड होक जो जजेस है यानी कि सहायक न्यायाधीश, अगर कार्यभार बढ़ गया है तो एक सहायक न्यायाधीश जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। और 129 है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और 130 है सीट ऑफ पावर। यहाँ तक आई होप आपका क्लियर है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे जो है हमने करना है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से ज्यूरिडिक्शंस है, यानी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या क्या है। और फिर उसमें हम कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स से संबंधित है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो इसको रिमूव कर देते। तो अब इसमें आपने हेडिंग डालनी है ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आप इसमें लिखेंगे कि कौन कौन से ज्यूरिडिक्शंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन में भी टाइप्स हैं कि एपेलेट ज्यूरिडिक्शन में आपको लिखना है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन में ए इन सर्टेन केसेस, certain cases, B in from high court in civil matters, from high court in civil matters, or C in from high court in criminal matters. अब इसमें आर्टिकल भी साथ साथ से लिखते जाइए। ओरिजिनल जुडिडिक्शन जो है ये आर्टिकल 131 में दिया गया है, एपेलेट जुडिडिक्शन आर्टिकल 132 में दिया गया है और 32 जो है ये इन सर्टेन केसेस है और 33 जो है 133 दिया गया है
इन सिविल मैटर्स और 134 दिया गया है इन क्रिमिनल मैटर्स। अब इसमें अनदर जो स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में, जो जुरिडिक्शन है उसे हम कहते हैं स्पेशल लीव। स्पेशल लीव है आर्टिकल 136 में। और इसमें एक और है दैट इज जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये टूल आर्टिकल 137 में दिया गया है, आर्टिकल 137 में। और फिफ्थ जो है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज रिट ज्यूरिडिक्शंस, जिसमें कि 5 तरह की रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। रिट ज्यूरिडिक्शन, तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन या क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सबसे पहला जो है ये है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास किस कौन कौन से जो केसेस है, और इसे हम सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन भी कहते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब कि ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड ऑन दीज मैटर्स, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड। तो सुप्रीम कोर्ट ही इन मैटर्स को डिसाइड करता है। और ये कौन कौन से मैटर होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सेंटर और स्टेट के बीच में किसी तरह का विवाद है, या फिर सेंटर यूनियन, आप इसमें लिख सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट, या फिर यूनियन गवर्नमेंट एक तरफ है और दूसरी तरफ टू और मोर स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट टू और मोर स्टेट। थ्री में आप देख सकते हैं कि इसमें यूनियन और गवर्नमेंट और टू और मोर स्टेट, या फिर बिटवीन टू स्टेट्स, यानी कि इसका हम एग्जाम्पल भी करेंगे बिटवीन टू स्टेट्स। अगर ऐसे कोई मैटर अराइज हो रहे हैं कि यूनियन और किसी स्टेट का कोई मैटर है जो कि डिसाइड होना है, यूनियन और स्टेट के बीच में किसी तरह का मैटर है, या फिर एक तरफ यूनियन है दूसरी तरफ दो से अधिक स्टेट हैं, उनका मैटर डिसाइड करना है, कोई केस है, या फिर दो स्टेट के बीच में किसी भी तरह का है कोई भी विवाद, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है वो आर्टिकल 131 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड ऑन दीज मैटर ओनली। ये जो मैटर्स है ये हाई कोर्ट के पास नहीं जाते, ये हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। और इस बात को आपको यही याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन, तो आप इसमें लगाएंगे कि ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, जिसमें वो ऐसे मैटर्स देख सकता है जो कि कोई और कोर्ट नहीं देख सकता। तो अब इसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आपको ये चीज याद रखनी है। फिर आती है हमारी एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन जैसे कि आपको पता ही है, बाय वे ऑफ अपील, यानी कि वो मैटर जो कि अपील के थ्रू आएंगे उनको हम कहते हैं एपिलेट ज्यूरिडिक्शन बाय वे ऑफ अपील। तो बाय वे ऑफ अपील आपको इसमें याद रखना है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन में कि आर्टिकल 132 में है इन सर्टेन केसेस। अब इन सर्टेन केसेस इसका मतलब क्या है कि फॉर इंस्टेंस कोई केस है, अब ये केस है हाई कोर्ट के पास है, और ये केस इतना कंसर्न है, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस केस को अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को अपने पास मंगा लेगा सर्टेन केसेस, यानी कि एक अपील के थ्रू जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसे बाय वे ऑफ अपील सुन सकता है। ऐसे सर्टेन केसेस, काफी केसेस ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, और उन केसेस को जो है सुप्रीम कोर्ट अपने पास ही जो है ट्रांसफर करा लेते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी जब अपील जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उनको सुनता है। तो इसको आपको याद रखना है कि सर्टेन केसेस में बाय वे ऑफ अपील, यानी कि ऐसी कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई केस है तो उस केस में
नेक्स्ट है एपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट इन सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स में आपको याद रखना है कि जो क्रिमिनल नहीं है वो सिविल है। सिविल मतलब जैसे कि आपके रेवेन्यू से रिलेटेड किसी भी तरह का राजस्व से रिलेटेड मैटर हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो गया, तो ये जो मैटर है ये सिविल सिविल में आते हैं। बाकी जो भी मैटर बचते हैं सिविल में रेवेन्यू हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, और कुछ जो है जैसे कि डाइवोर्स एक्सेट्रा, ये मैटर्स भी सिविल्स के ही हैं। तो इसमें जो है जो रेवेन्यू, प्रॉपर्टी, डाइवोर्स एक्सेट्रा, ये मैटर जो है सिविल मैटर है, और ये मैटर आर्टिकल 133 के तहत अपील में भी जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी पर्सन हाई कोर्ट के किसी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके पास पूर्ण अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें जो आर्टिकल 134 में दिया गया है इन क्रिमिनल मैटर्स। अब इन क्रिमिनल मैटर्स आपको याद रखना है कि क्रिमिनल मैटर्स में जो है जो भी केसेस होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस डेथ सेंटेंस सुना दिया है हाई कोर्ट ने, या हाई कोर्ट ने किसी के डेथ सेंटेंस को हटा दिया गया है, तो एक अल्टीमेटली उस पार्टी के पास, कंसर्न जो पिटिशनर है उसके पास एक अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील में जाए। तो ये भी केस जो है अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है स्पेशल लीव। अब स्पेशल लीव को आपको ध्यान से समझना है, व्हाट इज स्पेशल लीव। स्पेशल लीव जो है, जैसे कि कुछ केसेस होते हैं आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड, आर्म्ड फोर्सेस ने कोई जजमेंट सुनाया है, या फिर अदर जो ट्रिब्यूनल्स के केसेस होते हैं, तो बाय वे ऑफ स्पेशल लीव जो है सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को भी आर्टिकल 136 के तहत सुन सकता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137 में भी दिया गया है, और ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये आर्टिकल 13 में भी दिया हुआ है। तो आपको 37 और 13 दोनों याद रखने हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 37 और आर्टिकल 13 में जो है जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। तो जुडिशियल रिव्यू है क्या? जुडिशियल रिव्यू को बहुत विस्तार से समझिएगा। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये किसी भी तरह का लॉ, जुडिशियल रिव्यू आप इसमें लिखेंगे, और इसमें आप याद रखेंगे कि फॉर इंस्टेंस पार्लियामेंट हैज मेक अ लॉ, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, अब ये लॉ बन गया। अब ये जब लॉ बन गया तो इस लॉ में जो है कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, या फिर खामियां त्रुटियां भी नहीं है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जानने के लिए, संवैधानिक तौर पर ये सही है या नहीं है, उसके लिए जुडिशियल रिव्यू होता है। और हमने जुडिशियल रिव्यू जो है ये अमेरिका से लिया हुआ है। ये भी आप याद रखेंगे कि हमने अमेरिका से लिया है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि इसका जो है समीक्षा हो सकती है। तो इसको आपको इस तरह से न्यायिक समीक्षा भी इसे हिंदी में कहते हैं। इसको याद रखना है कि अगर किसी भी लॉ के बनने के बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर सवाल आता है, यानी कि उसकी संवैधानिकता पर सवाल आता है, संवैधानिकता पर सवाल आता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू की इनको पावर है, और जुडिशियल रिव्यू के तहत बहुत सारे केसेस जो है वो हुए हैं। अब ऐसे जुडिशियल रिव्यू जो है इससे संबंधित आपको बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे, जिसमें कि हम इसमें 1973 का केस है, इसमें केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती, या फिर 1978 में आपने एक केस सुना होगा जिसका नाम है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस जिसमें पासपोर्ट सर्विसेज का एक्ट आया था और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखी गई थी। और इसमें आप अभी रिसेंट का भी लिखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड
इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम आई थी, एक्ट आया था, इस एक्ट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये 2024 का जजमेंट है, इसे भी आपने याद रखना है। और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू मतलब उस एक्ट के बारे में उसके जो अमेंडमेंट, इवन एक अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारतीय जो न्यायपालिका है वो अमेरिकन न्यायपालिका से भी ज्यादा सुप्रीम है और उससे भी ज्यादा जो है पावरफुल है, कह सकते हैं कि वो जुडिशियल रिव्यू के तहत ना केवल किसी एक्ट का जुडिशियल रिव्यू करती है, लेकिन अगर उस एक्ट में कोई सुधार हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है और वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है, वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू उसको भी नल एंड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। और ऐसा बहुत सारे एक्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो ये कुछ केसेस आपको याद रखने हैं, जैसे बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित बहुत बड़ा केस माना जाता है केशवानंद भारती केस, या 1978 में मेनका गांधी केस है। एक केस और भी है जिसको आपको याद रखना है, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस, तो इंदिरा साहनी केस जो है ये बेसिकली मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, इसे मंडल केस भी कहते हैं, जो कि ओबीसी का रिजर्वेशन से लेकर संबंधित केस है। तो इस तरह के जो केसेस है ये जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिस्पोज ऑफ किया है। और जुडिशियल रिव्यू जो है दो तरह के जुडिशियल रिव्यू है, एक आर्टिकल 37 में है और एक 13 में है। तो आर्टिकल 13 में है जो भी रूल्स 9th शेड्यूल में लिखे हुए हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि हाँ, इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में कि लॉ इन कंसिस्टेंस with फंडामेंटल राइट, लॉ इन कंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट, कि कोई भी लॉ जो है वो अगर फंडामेंटल राइट के असंगत है, किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट के असंगत है, तो उसको जो है नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और आर्टिकल 137 में ना केवल फंडामेंटल राइट लेकिन कोई भी लॉ अगर बनाया है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल, ना केवल फंडामेंटल राइट बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एक प्रोविजन को इन्फ्रिंज कर रहा है या उसके असंगत है, तो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है हमारा जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन। और रिट जुरिडिक्शन जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। इसमें 5 रिट्स होती हैं और इन 5 रिट्स के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी रिट्स होती हैं और ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल के तहत है। तो इसमें आपको याद रखना है रिट ज्यूरिडिक्शन में, तो रिट ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 में जो है रिट ज्यूरिडिक्शन दिया हुआ, रिट ज्यूरिडिक्शन जो है इसमें 5 तरह के रिट्स हैं। फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। सेकंड है मेंडमस, मेंडमस। थर्ड है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। फिफ्थ है सर्टियोरी, सर्टियोरी। और फोर्थ है सर्टियोरी और फिफ्थ है क्वो वारंटो, क्वो वारंटो। फिफ्थ है क्वो वारंटो। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ये 5 तरह की रिट्स जो है ये जारी कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हैबियस कॉर्पस यानी कि अगर किसी भी पर्सन को डिटेन कर दिया गया है, ये बेसिकली इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण।
हिंदी में कहते हैं इसे बंदी, नाम से ही आप याद रखिएगा कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया है या डिटेन कर लिया है और वो जो डिटेंशन किया है वो किस ऑर्डर से किया है, किस लॉ के थ्रू किया है, तो सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस जो है वो फाइल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट उस कंसर्न अथॉरिटी से मांग सकते हैं कि बॉडी लाकर दीजिए लेटर की कि आपने किस वे में इसको डिटेन किया है या हमें वो ऑर्डर ला करके दीजिए। तो ये जो हैबियस कॉर्पस है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 32 जो है इसको भी आपको याद रखना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इसे लिखना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत इन रिट्स को जारी करा सकते हैं। फिर मैंडेमस है, फिर है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब कोई भी किसी भी तरह का एक्ट हुआ है और उसको रोकने के लिए जो है प्रोहिबिशन रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है कि आप वो एक्ट पर्टिकुलर एक्ट नहीं कर सकते हैं। सर्टियोरी एक काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन एंड quo warranto। तो ये जो रिट्स है ये रिट्स दी गई है आर्टिकल 32 में। टोटल 5 रिट्स होती हैं। इन 5 रिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट ज्यूरिडिक्शन दिया गया है। लेकिन ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन है कि हाई कोर्ट जो है इसका रिट ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है। तो हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिडिक्शन है वो बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन से बड़ा होता है। और इसमें आपको ये बात याद रखनी है, क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो है ये लीगल मैटर्स में भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल के इन्फ्रिंजमेंट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के लिए ही रिट्स जो है वो जारी कर सकता है। अब इसमें नेक्स्ट एक आर्टिकल है जो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में। इस आर्टिकल को आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है और यही आर्टिकल है जो 142 के तहत जो है अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अभी एक केस आया था चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन का। तो चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हो रहे थे और मेयर इलेक्शन में जो है वहां के रजिस्ट्रार ने 8 बैलेट पेपर जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। 8 बैलेट पेपर जो है वो उन्होंने बेकार कर दिए और वो जो उनकी वो थी ये एक्ट था वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया और मेयर इलेक्शन में जो है उन्होंने दूसरा कैंडिडेट जो है वो जिता दिया जिनका नाम था मनोज। लेकिन जो जेन्युइनली जीतना था कैंडिडेट उसका नाम था कुलदीप कुमार। तो कुलदीप कुमार उस इलेक्शन में हार गया। देन कुलदीप कुमार जो है ये सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता है और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही वो वीडियो देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत जो है कुलदीप कुमार को वहां का मेयर घोषित कर दिया। तो आर्टिकल 142 क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये देता है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने का अधिकार। तो क्वेश्चन बन सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का जो कि कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय करता है? तो आर्टिकल 142 जो है ये पूर्ण न्याय करता है। तो सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग जो ये हमारा सेशन है, आई होप यू लाइक इट। और इसको जितनी भी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं वो सब आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है और उसको फिर रिवाइज करना है और टाइम बाय टाइम इसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये आर्टिकल हम कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो रिवीजन ही एक ऑप्शन है। तो बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ और आई होप यू लाइक द जीएस का ये वाला सेशन। और नेक्स्ट जो है हम स्टेट लेजिस्लेचर अब करेंगे, तो उसके लिए आप बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ। एंड थैंक्स फॉर टीएस।